हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने इससे पहले अध्याय कृषि विज्ञान के अंतर्गत आपने जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जो कृषि से संबंधित थी उनके बारे में अध्ययन किया। आपने जैसे हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने नीली क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने पीली क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने गुलाबी क्रांति के बारे में पढ़ा, आपने गोल क्रांति के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपने इंद्र धनुषी क्रांति के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जो कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा आपने। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा अध्याय, और आज का जो हमारा अध्याय होगा वो होगा भारत में कृषि। भारत में कृषि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन। बात फसल उत्पादन से पहले हम यहां एक बात जान लेते हैं कि जो कृषि विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान की एक ब्रांच होती है यानी कि एक उसकी शाखा होती है कृषि विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको हम बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान अर्थात एग्रोनॉमी। अगर हम सस्य विज्ञान के जनक की बात करते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं, तो इसके फादर होते हैं पीटर डेकेंजी। ठीक है, पीटर ऑफ डिकेंजी, जिन्होंने सस्य विज्ञान के अंतर्गत अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्य विज्ञान किससे संबंधित है। तो सस्य विज्ञान जो है कृषि विज्ञान से संबंधित है, और सस्य विज्ञान के फादर की अगर हम बात करते हैं तो पीटर डेकेंजी इसके सस्य विज्ञान के एग्रोनॉमी के क्या हैं, फादर है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी के अंतर्गत फसल ऋतु। फसल ऋतुएं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो फसल ऋतु होती है वो होती है हमारी रबी फसल। रबी फसल को हम शीतकालीन फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शीतकालीन समय में इसकी बुवाई की जाती है। जैसे आपका जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसमें इसकी बुवाई की जाती है, और मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसके उदाहरण में हो जाएगी, उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसके उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा। जैसे आपका जौ हो गया, नहीं गेहूं, सबसे पहले हम गेहूं की बात करते हैं। तो आपने गेहूं के साथ जौ देखा होगा, जौ के साथ आपने देखा होगा कि सरसों, क्योंकि आप सर्दी में सरसों का भी साग खाते हैं, आलू,
चना और मटर। ठीक है, तो रबी की फसल के अंतर्गत, ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं। आगे चलते हैं, तो अभी आपने यहां पर क्या पढ़ा, फसल ऋतु। फसल ऋतु में सबसे पहले आपने रबी की फसल पढ़ा। रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर और नवंबर अर्थात सर्दी के मौसम में बुवाई इसकी की जाती है, इसलिए हम इसको शीतकालीन फसल बोलते हैं। और इसको मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो ये गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, चना हो गया और मटर हो गया। ठीक है, अगली फसल की ओर बढ़ते हैं। हमारी जो अगली फसल होगी वो होगी आपकी खरीफ की फसल। अगर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर की फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को हम मानसून काल की फसल बोलते हैं, मानसून। इसे हम मानसून काल की फसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका जून और जुलाई, जून और जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। और आपका जो सितंबर होता है, सितंबर और नवंबर, सॉरी सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसलिए हम इसको मानसून काल की फसल बोलते हैं, क्योंकि जो जून और जुलाई का महीना होता है वो मानसून का समय होता है, इसलिए हम मानसून काल की फसल बोलते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसके उदाहरण में हो जाएगा आपका जैसे धान, धान हो गया, मक्का हो गई, अरहर हो जाएगी, अरहर के साथ साथ ज्वार हो जाएगा, बाजरा। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण थे। और दोस्तों मक्का, ज्वार और बाजरा ये क्या है, चारा, इसलिए हम इसको चारा फसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चारा से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है उसमें हम चारा की अधिकार बुआई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो तीसरी फसल होगी वो होगी हमारी जायद की फसल। जो जायद की फसल होती है वो आपके मार्च और अप्रैल में इसको बोया जाता है। और जो आपका जून होता है, ठीक है, जून में इसको काट लिया जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, आपका उड़द हो जाएगी, उड़द के बाद मूंग की दाल हो जाएगी, मूंग हो जाएगी, आपका तरबूज हो जाएगा, आपका खरबूजा हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा, ककड़ी हो गई और साथ ही साथ खीरा। ठीक है, जो खीरा और तरबूज होता है, खीरा और तरबूज ये एसिडिक सोइल, यानी कि जो आपकी अम्लीय जो मृदा होती है इसमें इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय मृदा में उसका उत्पादन किया जाता है। अम्लीय मृदा में जिसकी बुआई की जाती है कौन सी फसल है, या कह सकते हैं अम्लीय मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो तरबूज और खीरा जो फसल होती है ये आपकी एसिडिक सॉइल में बोई जाती है। ठीक है, तो ये थी हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने हमारा जो पहला अध्याय था वो क्रांतिया का था, वो हमने क्रांति पढ़ लिया। लेकिन आज का जो हमारा अध्याय है वो भारत में क्रांति है, भारत में कृषि, और कृषि के अंतर्गत हम फसल उत्पादन पढ़ेंगे, जिसमें हमने कृषि विज्ञान जो पढ़ा था उसकी एक शाखा थी जिसको
हम शस्य विज्ञान बोलते हैं। एग्रोनॉमी, अगर फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो पीटर जैकेंजी होते हैं। फसल ऋतुओं में आपकी रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल की भी बोलते हैं, जो कि अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। क्योंकि ये सर्दियों के समय में बोई की जाती है, इसलिए हम इसको शीतकालीन फसल बोलते हैं। मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गेहूं, जौ, सरसों, आलू, चना, मटर। गेहूं के साथ आपने जौ की बुआई देखी है और सरसों, ठीक है। खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ की फसल को मानसून काल की फसल बोलते हैं, क्योंकि ये जून और जुलाई एक मानसून काल का पीरियड होता है, इसलिए हम इसको मानसून काल की फसल बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, इसमें धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा हो गया, ठीक है। और ये देखिए धान, अगर हम मक्का, ज्वार, बाजरा करते हैं तो ये चारे के रूप में होता है, इसलिए हम इसको याद करने के तौर पर चारा की फसल के नाम से भी याद कर सकते हैं। तीसरी आती है आपकी जायद की फसल। जायद की फसल को मार्च और अप्रैल में बोया जाता है और इसको जून में काट लिया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो उड़द, मूंग हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा। अगर हम तरबूज और खीरा की बात कर लेते हैं तो ये एसिडिक सोइल में इसका उत्पादन किया जाता है, अम्लीय मृदा में। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल है जो अम्लीय के लिए सबसे उपयुक्त है, तो तरबूज और खीरा में ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे आपकी फसल चक्र। फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशंस क्या है कि एक नियत अवधि में किसी एक क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार बोया जाता है कि जिससे उस क्षेत्र की जो मृदा होती है उसकी उर्वरता अर्थात उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम ना हो, उसी को हम फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक नियत अवधि में किसी क्षेत्र में फसलों का इस प्रकार बोना जिससे उस खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी कम ना हो, उसी को हम फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई एक फसल बोई, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी फसल बोनी है, तो उससे पहले आप यहां पर दलहन फसल बो दीजिए और उसके बाद आप यहां पर तीसरी फसल बो दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने ए फसल बोई है और आपने उसके बाद दलहन फसल बो दिया और आपने बी फसल बोई है, तो जो ए फसल है इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है फर्टिलिटी को अब्जॉर्व कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। लेकिन अगर आप दलहन फसल बो दोगे तो इससे क्या होगा, इसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आप तीसरी फसल बोओगे तो उसको उसका फायदा मिलेगा, उससे उसका भी उत्पादन जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि दलहन फसल ही क्यों हो गए। तो दलहन फसल इसलिए उपयुक्त होती है क्योंकि जो दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या करता है कि जो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको नाइट्रेट में तब्दील कर देता है, जिससे हमारी जो मृदा होती है, हमारे जो खेत की मिट्टी होती है उसकी उर्वरता शक्ति बनी जाती है, ठीक है। तो ये दलहन फसल। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो ये तो हो गया हमारा पहला। और दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें पहले आप कम जड़ वाली फसल बो दीजिए, उसके बाद आप दूसरी बड़ी जड़ वाली फसल बो दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप कम जड़ वाली फसल बो दोगे तो यहां से मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेगी उर्वरा शक्ति, ठीक है। उसके बाद आपने बड़ी करी तो वो यहां से ऑब्जर्व कर लेगी। तो इतने अगर आप मान लीजिए आपने छोटी फसल बोई है तो यहाँ की नमी बनी रहेगी, अर्थात यहाँ पर उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अगर आप बड़ी फसल बोते हो, बड़ी जड़ वाली फसल, तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ की नमी बन जाएगी। तो इसका फायदा होता है ये। अगर बात कर लेते हैं तीसरे फायदे की, तो तीसरा होता है कि एक तो या तो एक शुरू में आप कम खाद वाली यूज कर लीजिए,
कम खाद वाली फसल यूज कर लीजिए, और दूसरी आप ज्यादा खाद वाली फसल यूज कर लीजिए बाद में, तो इसका भी फायदा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फसल चक्र। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम यहां पर फसल चक्र सघनता की। फसल चक्र सघनता की, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, इसको हम इस तरीके से फसलों की संख्या फसलों की संख्या को अगर हम वर्षों की संख्या से भाग कर दें और गुणा कर दें 100, तो ये आपकी फसल चक्र सघनता आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपने पहले गेहूं की फसल बोई, उसके बाद आपने मूंग की फसल बोई, उसके बाद आपने धान की फसल बो दी, यानी कि नवंबर में आपने ये बो दी, अगस्त में आपने ये बो दी, और आपका अक्टूबर में आपने ये बो दी। तो आपने क्या किया कि एक तीन फसल कितनी बोई है, 3, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी जो फसल चक्र सघनता आएगी वो 300% आएगी। ठीक है, तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी होगी इस खेत की, 300%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एकल कृषि। सिंगल सिंगल एग्रीकल्चर, या हम इसको मोनोकल्चर भी बोल देते हैं। एकल कृषि की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो कोई खेत है, ठीक है, उसमें बार बार एक ही फसल को अगर हम उसको उत्पादन किया करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकल कृषि। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि किसी खेत में बार बार एक ही खेती का उत्पादन किया जाए तो वहां पर क्या होता है, एकल कृषि होती है। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, इसमें जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो ये राज्य ऐसे हैं जो एकल कृषि के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए राइस बोया, फिर दूसरा आपने राइस बो दिया, फिर तीसरी बार आपने राइस बो दिया, अर्थात ये क्या करते हैं कि ये राइस का उत्पादन ज्यादा है, इसलिए यहां पर जो है एकल कृषि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हम एकल सस्यन।
एकल एकल सेशंस, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन करना। एक वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना मोनोक्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपने पहले गेहूं का उत्पादन किया, उसके अगले वर्ष आपने फिर गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। उसके अगले वर्ष फिर आपने मान लीजिए किसी अन्य फसल का उत्पादन किया, जरूरी नहीं इसी फसल का, ठीक है। आपने यहां पर गन्ना बो दिया, ठीक है, फिर गेहूं बो दिया। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में केवल एक फसल का उत्पादन करना है, बाकी उसके बाद वो फिर एक साल के लिए फ्री, ठीक है, पूरे साल फ्री। तो इसको हम एकल सस्यन बोलते हैं। तो एकल कृषि और एकल सस्यन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एकल कृषि का मतलब होता है कि किसी खेत में बार बार केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि कोई खेत है, उसमें केवल हमें गेहूं का उत्पादन करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकल कृषि बोलते हैं। अगर एकल सस्यन की बात करते हैं तो वहां पर केवल एक वर्ष में हमें एक फसल उत्पादन करना है, चाहे वो हम गन्ना की कर सकते हैं, चाहे वो हम गेहूं की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एकल सस्यन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा शब्दावली है वो है हमारी फसल संघनता। यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुल बोया गया क्षेत्र उसको भाग कर देंगे हम कुल क्षेत्र से और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपका हमारा फसल संघनता पता लग जाएगी। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर का एक खेत है, ठीक है। 10 हेक्टेयर में आपने पहले गेहूं की फसल उत्पादन किया, फिर उसके बाद आपने 10 हेक्टेयर में इसी में आपने गेहूं के बाद आपने गन्ने का उत्पादन किया। गेहूं के बाद आपने गन्ने का उत्पादन किया, तो यहां पर भी 10 हेक्टेयर आपने उत्पादन किया, यहां पर भी 10 हेक्टेयर आपने उत्पादन किया, तो टोटल कितना हो गया, ये आपका 20 हेक्टेयर आपने खेत हो गया, ठीक है। टोटल खेत कितना है आपका 10 हेक्टेयर। हेक्टेयर से हेक्टेयर कट जाएगा, ठीक है, 10 से 2 कट जाएगा और इसकी जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो किसी खेत का जो फसल संघनता होता है वो आपको कुल बोया गया क्षेत्र को अगर हम कुल क्षेत्र से भाग कर देते हैं और 100 से उसकी गुणा कर देते हैं तो ये आपका फसल संघनता आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक नोट वाली बात है, जो नोट है पॉइंट, कि अगर जिस खेत की फसल सघनता, किसी खेत की अगर फसल सघनता जो है वो 200% से
200% से अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर 200% से ज्यादा है तो उसको हम गहन संयंत्रता बोलते हैं। गहन संयंत्रता। गहन संयंत्रता अगर किसी क्षेत्र की जो फसल संघनता है वो 200% से क्या है, 200% से अगर कम है, 200% से अगर कम है तो वो कैसी होगी, विरल। ठीक है, कैसी होगी, विरल सस्यंता। ठीक है, और यहां पर हम एक और बात जान लेते हैं कि जो भारत की जो कृषि जो फसली वर्ष होता है, भारत का जो फसल वर्ष होता है, ठीक है, फसली वर्ष, फसली वर्ष जो होता है वो आपका 1 जुलाई से 1 जुलाई से शुरू होता है और ये कब तक रहता है, 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। तो दोस्तों आज यहीं तक अपनी बात को रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।